नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दरभंगा में आयोजित एक विशाल जनसभा में एनडीए प्रत्याशी ईश्वर मंडल के समर्थन में लोगों का उत्साह देखने लायक था, जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि असली विकास कौन कर रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हो या लालटेन वाले दल, वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने गरीबों, किसानों और आम जनता की चिंता नहीं की। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार बनी है, बिहार ने विकास की नई दिशा और रफ्तार पकड़ी है। आज पूरे राज्य में गांव से लेकर शहर तक सड़कों का जाल बिछा है, पुलों और अस्पतालों का निर्माण हुआ है, स्कूलों की संख्या बढ़ी है और हर गरीब परिवार को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। उज्ज्वला योजना से हर बहन की रसोई में गैस का चूल्हा जला है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय बना है। नेताओं ने जनता से आह्वान किया कि अब बिहार को और आगे बढ़ाने का समय है। उन्होंने कहा कि आइए विकास की इस यात्रा को और तेज करें और इस बार प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाएं, जिससे हर घर तक खुशहाली पहुंच सके। ये धरती जो जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये क्रांति की धरती है, ये लोकतंत्र की धरती है। अफसोस केवल इस बात का है कि सालों तक कुछ लालटेन वालों ने इसे अंधेरे में डुबो के रखा। परंतु चिंता मत कीजिए, लालटेन में किरोसिन खत्म हो गया है। अब तो एलईडी का जमाना है भैया, तो अब तो एलईडी जलेगी और रोशनी ही रोशनी होगी। तो आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता ने बिहार में विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा यह महागठबंधन नहीं, ठग बंधन है और लालटेन वाले जनता को ठग रहे हैं। रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, बिहार में जनता को संबोधित किया है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने। मोदी नीतीश के सुशासन पर जनता का भरोसा दिखाया है। रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है यह महागठबंधन नहीं, ठग बंधन है। लालटेन वाले दल को आम जनता अब स्वीकार नहीं करेगी, ये बयान दिया है सीएम रेखा गुप्ता ने। बिहार में जमकर विपक्ष पर हमला बोला है सीएम रेखा गुप्ता ने। और हमारे साथ जुड़े हैं आज़ाद अहमद जी आरजेडी से। आज़ाद जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। बहुत धन्यवाद। सीएम रेखा गुप्ता ने आज बिहार में बोला है कि ये महागठबंधन नहीं, ठग बंधन है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी को बिहार का इतिहास भूगोल पता नहीं है जी। बिहार में जिस तरह से नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, एनडीए के लोग स्वयं अपने मकर जाल में फंस चुके हैं जी। और एनडीए में जिस तरह की स्थिति है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह का खेल खेलती है जी। ये आप 2 दिन के वक्तव्य से देख लीजिए। अमित शाह जी ने इससे पहले क्या कहा था कि विधायक दल के नेता चुनेंगे मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा था एनडीए के गठबंधन के नेतागण बैठ करके इस पर फैसला करेंगे जी। और कल उन्होंने क्या कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है जी। भाई। अभी तक से आपने नीतीश के नेतृत्व की बात की है, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की है, और ये भी चालाकी वाला वक्तव्य है कि कोई वैकेंसी नहीं है। हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने किसका वैकेंसी रहेगा जी। भारतीय जनता पार्टी अपना वैकेंसी बना के रखी हुई है कि किसको हमको मुख्यमंत्री बनाना है जी। और मंगल पांडे उनके लिए उपयुक्त है जी। आजाद जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है जब आरजेडी का समय था तो बिहार में केवल जंगल राज था। सबसे पहले तो ये नैरेटिव तो समाप्त कर दें जी। अभी जो वर्तमान में एनडीए ने टिकट जो वितरण किया है जी। उसमें किस तरह के लोगों को टिकट दिया है ये सब लोगों को पता है जी। बताने की आवश्यकता नहीं है, और सब लोग जानते हैं कि किस तरह का माहौल आज ही जिस जी। तरह से मोकामा में हत्या हुई सबको पता है, और जिस तरह से लगातार माहौल बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को डराने के लिए या विपक्षी दलों को राजनीतिक रूप से हरास करने के लिए, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है जी। और इस मंत्रिमंडल में 34 में 23 मंत्री दागी हो, विभिन्न आपराधिक मामलों में हो, विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार के मामले हो, जिस कैबिनेट के अंदर नोटोरियस क्रिमिनल हो, तो उनके संबंध में बताया जा सकता है क्या बिहार में किस तरह की स्थिति है और बिहार में किस तरह की सरकार चल रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है जी।
एजाज जी, पीएम मोदी ने तो यहाँ तक बोला है कि राहुल गांधी ने छठी मैया की बेइज्जती करी है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बिहार और बिहार के लोगों से जी उनको माफी मांगना चाहिए। उन्होंने जिस तरह का नैरेटिव सेट किया था जी और जिस तरह छठ मनाने की बात की थी और कहा था कि जो उगते सूरज को अर्घ हम जमुना नदी में जाकर देंगे, लेकिन जब जमुना नदी का स्थिति वास्तविक रूप से आप पत्रकारों ने सामने लाने का काम किया जी और लोगों में दिखा कि जमुना नदी के अलग हट करके इन्होंने एक पोखर टाइप का बना दिया था और उसमें इनका कार्यक्रम होना था। इनको लगा कि भर पिट जाएगी, क्योंकि बिहार और बिहार के लोग को जमुना नदी में इन्होंने कहीं ना कहीं अर्घ देने के लिए मजबूर किया, लेकिन अपने लिए अलग से एक व्यवस्था करवाए थे। और जब इनको लगा कि नैरेटिव मेरे खिलाफ चला जाएगा तो इन्होंने उस प्रोग्राम में आने से पहले ही इनकार कर दिया जी। तो इस तरह का इन्होंने जो बिहार और बिहारियों के जो छठ जैसे महापर्व, आस्था के महापर्व के साथ खिलवाड़ किया है और उनकी भावना को जिस तरह से इन्होंने आहत किया है, उसके लिए इनको माफी मांगना चाहिए। इन्होंने पहले घोषणा किया था कि 12,000 ट्रेनें हम चलाएंगे, लेकिन स्थिति क्या हुई कि 12 ट्रेन भी इन्होंने नहीं दिया और लोग टॉयलेट में बैठ करके छठ मनाने के लिए अपने गांव तक आए। तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के स्तर से जब किया जाए और छठ जैसे आस्था के महापर्व को भी राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए, तो इसे समझ लीजिए कि किसने अपमान किया है। अपमान किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, आस्था के साथ खिलवाड़ किया है रेल मंत्री जी ने, और ये दूसरे पर नेगेटिव सेट करना चाहते हैं। सच और सच्चाई लाए हैं राहुल गांधी जी। सच्चाई से इनको इनकार क्यों होता है? सच्चाई स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमको इस तरह का नेगेटिव सेट नहीं करना चाहिए था जी। लेकिन एजाज जी, भाजपा कह रही है कि एनडीए बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। आपके हिसाब से क्या समीकरण बन रहे हैं? आज एनडीए का पोल खुल गया। प्रधानमंत्री के साथ आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे जी। 2 सभा हुई, दोनों सभा में कहीं नहीं मुख्यमंत्री नजर आए जी। ये किस तरह का एनडीए का ऐलान है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक साथ सभा में नहीं रहते हैं जी। और फोटो में एक दूसरे को एक साथ दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे पोस्टर पर इनका ध्यान जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनके साथ नीतीश कुमार खड़े होना नहीं चाहते हैं। तो ये जनता जान चुकी है कि वास्तविक रूप से किसका गठबंधन है, किसका ऐलान जनता और जनता के बीच में नूरा कुश्ती का खेल खेल रहा है, जुतम पैजार की स्थिति है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है जी। एजाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, सीएम रेखा गुप्ता बिहार में विपक्ष के ऊपर जमकर हमला बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र पर संप्रभु अधिकारों के प्रयोग से नाराज है। पाकिस्तान ये सोचता है कि उसे सीमा पर आतंकवाद फैलाने का अधिकार प्राप्त है और ये ऐसा बिना किसी सजा के डर के करता रहेगा। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि भारत इस सोच का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने दोहराया कि भारत अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता की पूरी तरीके से समर्थन करता है। भारत का मामला है कि हर देश को अपने क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार है और किसी भी बाहरी देश को उसमें दखल देने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। भारत का स्पष्ट मत है कि क्षेत्र में स्थायी शांति केवल संवाद, सहयोग और पारस्परिक सम्मान से ही संभव है। रणधीर जायसवाल ने यह भी जोड़ा कि भारत हमेशा उन दोनों देशों के साथ खड़ा रहेगा जो शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। अफगानिस्तान को अपने भविष्य के निर्णय स्वयं करने का अधिकार है और किसी बाहरी ताकत को उस पर प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता के प्रयोग करने से क्रुद्ध है। पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि उसका अधिकार है कि वह सीमा पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा और दंड मुक्ति के साथ करता रहेगा। ये मानना है उनके पड़ोसियों का भी कि ये स्वीकार्य नहीं है। जहाँ तक भारत का सवाल है, हम
अफगानिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाकिस्तान को बता दें, रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कड़ा संदेश दिया है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि आतंकवाद पर अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के क्षेत्र में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ा बयान रणधीर जायसवाल का, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को कोई हक नहीं है अफगानिस्तान की धरती पर हस्तक्षेप करने का, और उन्होंने कहा है आतंकवाद नहीं, संवाद ही है हर समस्या का समाधान। भारत का सख्त संदेश, आतंकवाद और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है जिसमें रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की धरती पर उसे दखल देने का कोई हक नहीं है और आतंकवाद नहीं बल्कि संवाद से ही इस समाधान का हल निकल सकता है। और आपको बता दें, विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, उन्होंने कहा आतंकवाद नहीं, संवाद ही है समाधान। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा डिफेंस एक्सपर्ट श्याम कुमार जी। श्याम जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद, नमस्कार। श्याम जी, रणधीर जायसवाल का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि जो भारत है वो किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है अफगानिस्तान की धरती पर हस्तक्षेप करने का। क्या कहेंगे? बिल्कुल, जय हिंद, सनो वरना जी। देखिए, भारत एक तटस्थ नीति की तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अपने जो संबंध है वो रखता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमने ऑपरेशन सिंदूर अभी असीमित है और चल रहा है, तो हमें मालूम है पाकिस्तान को टेररिज्म के अगेंस्ट में हमें लगातार सबक सिखाना पड़ता है। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि पाकिस्तान एक छोटा टोला है हमारे लिए जी। हमारे यहाँ से ही निकला है और हमें ही आंखें दिखाता है, जबकि अफगानिस्तान के साथ हमारे राजनयिक संबंध सदा से रहे हैं। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है, वहां से हमारी सांस्कृतिक विसारत रही है और हम कई दशकों से अफगानिस्तान के साथ एक इंडिपेंडेंट रोल में रहे हैं। तो आज अफगानिस्तान की जो हालत है, तालिबान की जो हालत है, वहां पे जो सरकार है, उसके साथ हमारे अपने राजनयिक संबंध हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। पहले भी थे, बीच में जो दिक्कतें आई उनको हम सुधार भी कर रहे हैं और इसके साथ हमारी अपनी उनके साथ जो हमारी जो जरूरत है वो उसको हम देखते हुए रीजनल स्टेबिलिटी, शांति और एशिया में संबंधों को लगातार मधुर रखने की कोशिश में अफगानिस्तान के साथ हम अपने संबंध ठीक कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, वहाँ के जो बासिंदे हैं पश्तून जो है पूरे पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में वो फैले हुए हैं, उनका पूरा वर्चस्व है अलग अलग जगहों पे। श्याम जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने अपना सख्त संदेश दिया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है अफगानिस्तान की धरती पर हस्तक्षेप करने का। और सख्त बयान विदेश मंत्रालय का, जिसमें उन्होंने कहा आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद नहीं, संवाद ही है समाधान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। थैंक यू। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है अफगानिस्तान की धरती पर हस्तक्षेप करने का। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बोला है जी। भारत ने जो स्टेटमेंट दी है ये बड़ी वैलिड है, क्योंकि पाकिस्तान और ने सोचा था कि आतंकवाद को पैदा करेंगे और अमेरिका को भगाने, रशिया को निकालने के लिए उन्होंने आतंकवाद को पैदा किया, तालिबान को अमेरिका के साथ मिलके। पर उन्होंने सोचा कि अब उनकी बपौती हो गई है और वो वहां पे उसको अब जब मर्जी अपना काम चलाने के लिए पूरी पार्टीज को, आतंकवाद की पार्टीज को यूज करेंगे। पर उनको एक जान के हैरानगी हुई कि वही तालिबान जिनको उन्होंने क्रिएट किया था, तालिबान की गवर्नमेंट बन गई है जी। और वो अब अपने कंट्री का इंटरेस्ट देख रही है जी। और उनका तालिबान जो अफगानिस्तान है वो डूरेंट लाइन को मानता ही नहीं है। और उनकी जो ट्राइबल एरियाज हैं अक्रॉस लाइन, इस साइड में और उस साइड में जी, उनके बीच में जो पॉलिटिक्स चलती है, उनके बीच में जो टेंशन है वो स्पिल ओवर होती है पाकिस्तान में।
जी। और पाकिस्तान सोचता है कि अब अफगानिस्तान का इसमें हाथ है, तो अब वो अपना ट्राई कर रहा है कि अब अफगानिस्तान को कंट्रोल में करे, और अफगानिस्तान को कंट्रोल में इसलिए करना चाहता है कि अब भारत का भी आगे में जो है वहां पे निवेश बढ़ रहा है अफगानिस्तान के अंदर। भारत ने बड़ी एड प्रोग्राम्स कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स कर रहा है, शायद बगराम एयरबेस के ऊपर और भी एक्टिविटीज बढ़ जाएं जी। इस सब को लेके पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता है, पर बाद में और भी काम शुरू करता है। तो बेसिकली जो ये आतंकवाद है वो कश्मीर में फैलाना चाहता है। अब कश्मीर में उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अफगान के जो तालिबान ने बोला है हम कश्मीर में दखलंदाजी नहीं करेंगे जी। तो ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। प्रफुल्ल जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हमसे है। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली में कई भव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा में एक अद्भुत और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरदार पटेल के जीवन, विचारों और देश की एकता में उनके योगदान को याद किया जाएगा। कपिल मिश्रा ने आगे बताया कि ऐसे कई अन्य आयोजन दिल्ली विधानसभा, दिल्ली सरकार, शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय कराएंगे, जिनका उद्देश्य युवाओं को सरदार पटेल के आदर्शों से जोड़ना है। इन कार्यक्रम के माध्यम से देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लाल किले पर एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से आए कलाकार, विद्यार्थी और गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। इस आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रदर्शनी और देशभक्ति कार्यक्रमों के जरिए लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली विधानसभा में किया गया है सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी का उद्बोधन भी सुनने को मिला। और इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा, दिल्ली संस्कार, दिल्ली सरकार और हमारा शिक्षा मंत्रालय और कल्चर मिनिस्ट्री सबके द्वारा किए जा रहे हैं। और 31 तारीख और 1 तारीख को लाल किले पर भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली विधानसभा में किया गया है सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी का उद्बोधन भी सुनने को मिला। और इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा, दिल्ली संस्कार, दिल्ली सरकार और हमारा शिक्षा मंत्रालय और कल्चर मिनिस्ट्री सबके द्वारा किए जा रहे हैं। और 31 तारीख और 1 तारीख को लाल किले पर भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली विधानसभा। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये हादसा आज तड़के, आपको बता दें, सुबह 4 बजे हादसा हुआ है, और इस हादसे में जो है स्कूटी सवार को बड़ी चोट लगी है। और आपको बता दें, इस टक्कर से स्कूटी सवार जो पलट गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी पर सवार दोनों युवक सड़क किनारे जा गिरे, जबकि स्कूटी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के तुरंत बाद एक ऑटो चालक ने समझदारी करते हुए उसके पास घायलों को जो है पुलिस बुलाई और घायल को अस्पताल में पहुंचाया गया, जिसको आपको बता दें ये घटना आज सुबह तड़के हुई है। दोनों की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना से कार और स्कूटी को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्कोडा गाड़ी तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्थिति में थी, जिससे बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से एमटीएस कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये वही कर्मचारी हैं जो शहर में फॉगिंग का काम करते हैं और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से दिल्ली के नागरिकों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताया जा रहा है कि सिविक सेंटर के बाहर 32 दिनों से ये कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन आज पुलिस ने अचानक कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहाँ से हटा दिया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान महिलाएं और कुछ बच्चे भी मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने जबरन वहां से हटाया। इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और विभिन्न राजनीतिक दलों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को जेल भेजना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। पार्टी ने यह भी कहा कि दिल्ली को बीमारियों से बचाने वाले इन कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार अनुचित और निंदनीय है। पार्टी ने मांग की है कि सभी गिरफ्तार कर्मचारियों को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी सभी जायज़ मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। साथ ही सरकार से यह भी अपील की है कि वो इस संवाद के जरिए समस्या का समाधान निकाले, ना कि बल प्रयोग के जरिए। तो आपको बता दें, एमटीएस कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकुश नारायण, नेता विपक्ष एमसीडी। आज सुबह
जो एमटीएस कर्मचारी पिछले 32 दिन से स्ट्राइक पर बैठे थे और इतनी छोटी सी मांग कर रहे थे कि जिसकी वजह से महापौर के कान पर जू भी नहीं ले गई थी, वो एमटीएस कर्मचारियों को जबरन पुलिस ने आज सुबह सुबह, वो भी भाजपा की पुलिस ने सुबह सुबह उठा लिया। मतलब महिलाएं थी उसके अंदर, बच्चे थे, बुजुर्ग थे उसके अंदर, और जबरन भाजपा ने पुलिस वालों से उनको उठवा दिया। महापौर राजा इकबाल सिंह के कहने पर उठवा दिया। शर्म आती है भाजपा में। आज कर्मचारी सिविक सेंटर गेट नंबर 5 के बाहर बैठा है और गेट नंबर 5 के बाहर उसका अधिकार है कि वो सिविक सेंटर में नौकरी करता है, वहीं बैठ के अपनी हड़ताल पर बैठा हुआ है और पिछले 32 दिन से बैठा है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। आपसे 25-25 वर्ष, 30-30 वर्ष दिए उसने आपको अपना परिवार माना और आपने जबरन पुलिस से उनको उठवा दिया। शर्म करो राजा इकबाल सिंह, शर्म करो भाजपा वालों। एमसीडी कर्मचारियों को जबरन उठा रहे हो, महिलाओं को जबरन उठवा रहे हो और अलग अलग पुलिस थानों में भिजवा रहे हो उनको। आज कर्मचारी एमसीडी का पुलिस थाने के अंदर बंद होगा। साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अंकुश नारंग जी, नेता प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी से। अंकुश जी, बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके सारे डेली 24 व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुश जी, मेरा आपसे यही सवाल पहले है कि एमटीएस कर्मचारियों की क्या मांग है जिसको लेकर वो धरने पर बैठे हैं? देखिए, एमटीएस कर्मचारी ये काफी टाइम से मांग कर रहे हैं, हड़ताल पर तो अब बैठे, काफी टाइम से मांग कर रहे हैं, वो 3 मांगे कर रहे हैं। ये एमटीएस कर्मचारी जो हैं, ये पब्लिक हेल्थ वाले एमटीएस कर्मचारी है। याद होगा 6 जून 2024 को आम आदमी पार्टी ने इन डीबीसी कर्मचारियों को डीबीसी से एमटीएस बनाया था। एमटीएस एक सैंक्शन पोस्ट है, ठीक है, तो एमटीएस का दर्जा इनको आम आदमी पार्टी ने दिया। अब इनकी मांग ये है कि सबसे पहली मांग जो करते हैं वो ये करते हैं कि एक समान काम करते हैं तो एक समान वेतन मिलना चाहिए। इनको एक्चुअली क्या है, अलग अलग 6 ग्रेड में तनख्वाह मिलती है। मतलब जो एमटीएस पब्लिक हेल्थ की है, किसी को 14,000 मिल रही है, किसी को 16 मिल रही है, किसी को 18 मिल रही है, किसी को 20 मिल रही है, किसी को 22 मिल रही है, किसी को 27 मिल रही है। अब ये कहते हैं कि वेरिएबल डीए इनका मतलब मिनिमम ग्रेड पे प्लस वेरिएबल डीए मिलाकर इनको 27,900 रुपए मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरी इनकी मांग है कि कंपैशनेट ग्राउंड पर, क्योंकि ये लोग मलेरिया डेंगू के काफी करीब रहते हैं, तो अगर कल को खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाता है तो इनके परिवार में से एक व्यक्ति को कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी मिल जाए, जो कि बिल्कुल जायज डिमांड है। तीसरी डिमांड इनकी ये है कि इनको 25-25 वर्ष, 30-30 वर्ष हो गए काम करते करते। बाकी कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को मेडिकल लीव्स, अर्न लीव्स मिलती हैं, इनको भी मेडिकल और अर्न लीव्स मिले, जो कि बिल्कुल जायज डिमांड है। इनकी तीनों की तीनों डिमांड बिल्कुल जायज है। मैंने 26 सितंबर को हाउस में ये बता दिया था मेयर राजा इकबाल सिंह को और पूरे हाउस को कि ये लोग 29 सितंबर से स्ट्राइक पे जाने वाले, यानी कि 3 दिन बाद स्ट्राइक पे जाने वाले। लेकिन राजा इकबाल सिंह जी और भाजपा के किसी भी नेता के पास 3 दिन में 10 मिनट का समय नहीं निकला कि इनका समाधान निकाल दे। मैंने हाथ जोड़कर विनती भी करी कि हमारे परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए और हमारे सारे क्षेत्रवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए आप 10 मिनट का समय निकाल लो और इनका समाधान निकाल दो, लेकिन समाधान नहीं निकाला, ठीक है। ये 29 सितंबर को हड़ताल पे गए, आज इनको 32 दिन हो गए। इनका दशहरा, इनकी हुई अष्टमी, करवा चौथ, दिवाली, छठ महापर्व, सारे के सारे सड़क पर निकले, ये अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए। मतलब सनातन धर्म की बात करने वाली पार्टी भाजपा आज हिंदू सनातन धर्मी कर्मचारियों को सड़क पर बैठ के उनकी काली दिवाली मनवा रही है। कितनी शर्म की बात है। अंकुश जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, एमटीएस जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं, जिनको आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है।
सिर्फ डेली 24 भारत पर।